हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। साथियों, आज का कोट है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या आपको अनुभव। इसी कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो है चमोली जनपद से है और इसका दूसरा भाग है। आप पहली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। पहले साथियों, आज हम जानने वाले हैं चमोली जनपद में जनसंख्या संबंधी तथ्यों को, और जो हैं 2011 के आंकड़ों के मुताबिक। साथियों, इसमें हम जान लेते हैं सबसे पहले साक्षरता दर के बारे में। तो चमोली जनपद की जो साक्षरता दर रही है वो आपको याद रखना है 82.65% रही है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो पुरुष साक्षरता दर है वो राज्य में जो स्थान आता है वो दूसरा आता है पुरुषों का। अगर कुल साक्षरता दर की बात पूछी जाए तो वो तीसरा स्थान आ जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए महिलाओं में पूछा जाए या टोटल पूछा जाए तो आपको वो भी याद रख लेना है, उसमें तथ्य जो है वो आ जाता है चौथा स्थान। और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे पूरी साक्षरता दर की, तो वो 82.65% कह सकते हैं, जिसमें पुरुषों की अगर हम बात करें तो 93.40% है, और जबकि महिलाओं की बात करें तो 72.32% है। इस प्रकार ये तो बात हो गई साक्षरता दर की। इसी प्रकार हम जान लेते हैं लिंगानुपात के बारे में। साथियों, अगर हम बात करें लिंगानुपात में, तो लिंगानुपात में 2011 के आंकड़ों के मुताबिक तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या बताई जाती है वो 1019 है। और लिंगानुपात में जो राज्य में स्थान आ जाता है वो आ जाता है 7वां। इस प्रकार आपको 7वां स्थान याद रख लेना है। और जन घनत्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो चमोली जनपद में 49 प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या के आधार पाई जाती है। और जन घनत्व में अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य में जो स्थान हो जाता है 12वां है, और लिंगानुपात में 7वां है। इसी प्रकार याद रख लेना है कि जन घनत्व में 12वां है। जान लेते हैं अन्य तथ्यों को। साथियों, अगर हम बात करें चमोली जनपद में जनसंख्या की, तो कुल जनसंख्या जो है 3,91,605 है, जिसमें अगर पुरुषों की बात की जाए तो उसमें अगर याद रखना है आपको 1,93,991 है। जबकि महिलाओं की बात करें तो 1,97,614 है। देखिए, आप देख सकते हो 1,93,000 के आसपास पुरुषों की संख्या है, जबकि महिलाओं में 1,97,000। तो महिलाओं का प्रतिशत कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और लिंगानुपात में भी अभी हमने जाना है, लिंगानुपात में भी 1019 के आसपास इनका आंकड़ा आ रहा था। ठीक है। और आपको याद रखना है कुल जनसंख्या के आधार में जो राज्य का स्थान है वो 9वां स्थान है। साथियों, याद रख लेना 9वां स्थान आ जाएगा। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार की अगर बात करें तो आ जाता है 6वां स्थान। इस प्रकार ये चीज़ें तो हमने जाने आंकड़े के मुताबिक। साथियों, एक बार और झलक देख लेते हैं कि चमोली जनपद में कि आपके कौन कौन से जनपद लगते हैं और कौन कौन से जनपद किस दिशा में हैं। साथियों, अगर हम बात करें चमोली जनपद में तो चारों ओर कौन कौन से जनपद लगे हुए हैं, तो सबसे पहले देश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर में जो देश लगा है वो चीन देश लगा हुआ है। अगर हम बात करें जनपदों की कि चमोली जनपद से कौन कौन से लगे हुए हैं, तो सबसे पहले पूरब की ओर जाएं तो पिथौरागढ़ बसा हुआ है, और दक्षिण पूर्व की ओर जाएं तो बागेश्वर बसा हुआ है, और दक्षिण की ओर जाएं तो अल्मोड़ा है, और दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं तो पौड़ी गढ़वाल है। और इसी प्रकार पश्चिम की बात करें तो रुद्रप्रयाग हो जाता है, और उत्तम पश्चिम की ओर जो हो जाता है वो हो जाता है उत्तरकाशी। इस प्रकार साथियों, हमने एक बार रिवीजन फिर से कर लिया है कि चमोली जनपद की ओर कौन कौन से जनपद लगते हैं, जिनकी संख्या आपको याद रख लेना 6 जनपद इनसे लगते हैं, और एक देश आपका लगता है चीन। इसी प्रकार हम जान लेते हैं अन्य तथ्यों को। साथियों, आज जानने वाले हैं चमोली जनपद में एक प्रमुख स्थल के बारे में, और जिसका नाम है, अगर हम बात करें, हेमकुंड या कह सकते हैं उसको लोकपाल। हेमकुंड को होमकुंड के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं सरंग सरोवर के नाम से भी। और हम बात करें इसके पुराने नाम की, तो पुराना नाम रहा है दंड पुष्करणी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा इससे। अगर बात हुए हैं ये किस किस धर्म से संबंधित है, तो ये सिख धर्म भी संबंधित है और हिंदुओं का भी बड़ा बचत रहता है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई है 4632 मीटर। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो हवलदार सोहन सिंह है, जिन्होंने 1930 में इसकी खोज की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से रहने वाला है। साथियों, अन्य बिंदु को देख लेते हैं क्या क्या इससे बिंदु संबंधित हैं।
अगर हम बात करें जो भगवान राम थे, भगवान राम का आज्ञा का जो उल्लंघन कर दिया था, अगर हम बात करें किसने, बात करें लक्ष्मण जी ने, ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने इसी स्थान के आधार पर अगर हम कहें तो लक्ष्मण जी ने क्या कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था, तो उसका प्रायश्चित इसी स्थान पर किया था लक्ष्मण जी ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, जो हेमकुंड साहिब है वो लक्ष्मण गंगा के किनारे है, या हम कह सकते हैं इसी के पास में लोकपाल मंदिर भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है साथियों, इससे क्या आता है, देखो सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है, जो 10वां ग्रंथ है, उसमें विचित्र नाटक, या तो सर आपको ऐसे आ सकता है, इस प्रकार आपको इसे दे दे लिखकर, देखो ध्यान रखना है, जो विचित्र इस प्रकार दे देगा, ठीक है, या तो आपको इस प्रकार दे देगा, आपको विचित्र कि आपका विचित्र दे देगा, या इस प्रकार दे देगा, विचित्र नाटक का उल्लेख है, क्योंकि 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस पर तपस्या स्थल की थी। तो आपको याद रख लेना है, हेमकुंड जो साहिब है वो किस नाटक के लिए जाना जाता है, तो विचित्र नाटक, और गुरु गोविंद साहिब ने जो 10वें गुरु रहे हैं सिखों के, उन्होंने इस स्थान पर तपस्या भी की थी। साथ ही 2 बिंदु को और आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका हेमकुंड साहिब झील है, इस पर हाथी पर्वत है। हाथी पर्वत लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था कि हाथी पर्वत कहाँ स्थित है, तो याद रखना है चमोली जनपद में है। इसी प्रकार जो सप्तऋषि पर्वतों से अगर मैं कहूँ पानी जो आता है वो इसी ताल में आता है, और इसमें हिमगंगा नदी भी निकलती है। तो प्रश्न आएगा हेमकुंड साहिब से कौन सी नदी निकलती है, तो आप बता दोगे हिमगंगा। जो हेमकुंड साहिब है या हेमकुंड साहिब ताल है, यहीं का अगर हम बात करें नंदा राजत यात्रा का अंतिम पड़ाव भी होता है। साथियों, आपको कमेंट्स करके बताना है नंदा राज यात्रा जो होती है वो कितने वर्षों में आयोजित होती है और ये कितनी लंबी यात्रा होती है। साथियों, आप देख सकते हैं हेमकुंड जो ताल है जिसकी ऊंचाई 4632 मीटर है, और देखो हम देख सकते हैं जहां इसी के पास लक्ष्मण मंदिर भी बनाया गया है, ये आपको साथियों चित्र देख सकते हैं। आइए साथियों बढ़ जाते हैं आगे। साथियों, हम बात करने वाले हैं चमोली जनपद में कौन कौन से प्रयाग हैं, या उत्तराखंड में कौन कौन से प्रयाग हैं। वैसे तो अगर हम बात करें उत्तराखंड में 14 प्रयाग आते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले प्रयाग की तो वो आता है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग जो साथियों है वो अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पहला प्रयाग किसे जाना जाता है, तो वो आपका अलकनंदा और सरस्वती पर है। आपको याद कैसे रखना है, जो सरस्वती देवी हैं आप देख सकते हो सरस्वती देवी होंगी तो एक महिला के रूप में होंगी, और इसमें लिखा हुआ केस, तो केस किसके बड़े होते हैं, अधिकांशतः हम देखते हैं महिलाओं के ज़्यादा बड़े होते हैं। और अगर हम बात करें दूसरे प्रयाग की तो दूसरा प्रयाग आ जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो साथियों है आपको बता दें अलकनंदा है और आपकी धौली गंगा, या हम कह सकते हैं विष्णु गंगा। अब देखो कैसे याद रखना है, देखो यहाँ अगर दिया गया है विष्णु प्रयाग तो विष्णु गंगा दी गई है, अलकनंदा हम सभी नदियों में देख रहे हैं अभी तक, है ना, तो याद कैसे रखेंगे। अब देखो विष्णु जी के पास था चक्र, और चक्र की अगर मैं बात कर रहा हूँ जो आपका सुदर्शन चक्र था उसकी धार क्या होती है, तेज होती है, तो यहाँ लिखा हुआ ढाल, तो देखो धौली लिखा हुआ है तो धार याद रख लेंगे, जो विष्णु जी का चक्र था उसकी धार क्या हुई, तेज होगी, तो धौली गंगा याद हो जाएगा। या अगर ऑप्शन नहीं दिया है धौली गंगा तो क्या देगा आपको, विष्णु गंगा, इस प्रकार याद रखेंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रयाग है, तीसरा प्रयाग है साथियों नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग को क्या याद रखना है, अलकनंदा आपकी नदी रहने वाली है। दूसरी कौन से, नंदाकिनी। नंदाकिनी देखो यहाँ बोला गया नंद प्रयाग, और यहाँ भी आपको सेम शब्द मिल रहे हैं, तो यहाँ भी हम उठा लेंगे नंद और यहाँ भी नंद, तो दोनों शब्दों को मिला देंगे। और एक क्वेश्चन और बता दें, जो नंदाकिनी नदी है ना, इसका नदी का जो जल है किसी भी मंदिर पर नहीं चढ़ाया जाता है ना, ये भी आपको याद रख के चलना है। अच्छा, अगला प्रयाग कौन सा है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जो साथियों है वो अलकनंदा और पिंडर नदी पर है। इसे कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कर्ण का, और कर्ण कौन थे, अब अगर हम बात करें पांडवों के भाई थे, तो अगर बात करें किसके खिलाफ ये खड़े हुए थे कर्ण, ये देखो पिंडर याद रखना है या पांडव याद रख लोगे, इस प्रकार पांडव याद हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में जो महाभारत के युद्ध में खड़े हुए थे कर्ण वो किसके खिलाफ हुए थे, वो पांडव हो गए, इस प्रकार पिंडर याद हो जाएगा। या ये हम कह सकते हैं कर्ण बहुत दानी थे, तो उन्होंने 11 पिंड दान दिए किए होंगे, या इस प्रकार के दान की हम बात कह सकते हैं अपने याद रखने के लिए। ठीक है साथियों, इसी प्रकार अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग जो है वो है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी, और आपका देवप्रयाग जो है वो है अलकनंदा और भागीरथी। अब साथियों दोनों को एक साथ याद रखते हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा कॉमन, जैसे रामदेव, एक नाम सुना होगा आपने
देव। ठीक है साथियों, आपको क्या लिखना है, ऐसे राम लिखना है पहले तो, और फिर देव आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है DA और B बनाना है ये वाला। ठीक है साथियों, आपको ये अब कैसे याद होगा, देखो रा से हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, ए से क्या हो जाएगा आपका अलकनंदा, और M से हो जाएगा आपका मंदाकिनी। तो हमने क्या हो गया, राम हो गया। अब देखो देव, अब या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, देव को कैसे करोगे, दे से हो जाएगा देवप्रयाग, ए से हो जाएगा अलकनंदा और बी से हो जाएगा भागीरथी। तो बाबा रामदेव से हमने एक छोटी सी ट्रिक से आपके प्रयाग याद कर लिए हैं। साथियों मेरा एक छोटा छोटा प्रयास है, आपको शायद पसंद आएगा। इसके 5 प्रयाग एक बार तरीके से समझ लेते हैं मैप की तरह से कि आपका कौन कौन सा था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो आपकी अलकनंदा नदी है, तो अलकनंदा की अगर बात करें, चूँकि अलकनंदा में जो विष्णु प्रयाग बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि देखो धौली गंगा से मिलकर बन रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरा जो प्रयाग बन रहा है जो अलकनंदा में, देखेंगे हम कौन से, जो कि आपका बन रहा है नंदाकिनी नदी के मिलने से। देखो यहाँ से तो ये आ रही है आपकी कौन सी नदी, अलकनंदा नदी, और जिसमें आपका नंदाकिनी नदी मिली तो आपका दूसरा प्रयाग बन गया नंद प्रयाग। इसी प्रकार पिंडर नदी का मिलन हुआ जो कि कर्ण प्रयाग में हो गया। इसी प्रकार मंदाकिनी नदी आई और यहाँ मिली अलकनंदा नदी में, तो अलकनंदा में हो गया आपका रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार भागीरथी नदी का मिलन हुआ किसमें, अलकनंदा नदी में, तो बन गया देवप्रयाग। और यहीं से आपकी नदी जो बहने लगी जिसको कह देते हैं गंगा नदी, और आगे चलकर एक नदी मिल गई जिसको कहते हैं यमुना नदी। इस प्रकार देखो साथियों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपका बद्रीनाथ धाम है, तो बद्रीनाथ धाम किसके पास में है, अलकनंदा नदी के पास में है। इसी प्रकार केदारनाथ जो धाम है वो है आपका मंदाकिनी नदी के पास में। और अगर हम बात करें जो गंगोत्री नामक स्थान है, गंगोत्री नामक स्थान के गोमुख से आपके निकलती है भागीरथी नदी। और देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो कि यमुनोत्री धाम है जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, यहाँ से निकल जाती है आपकी यमुना नदी। इस प्रकार हमने ये भी जान लिया कि प्रमुख स्थलों पर कौन कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं। साथियों अन्य प्रयागों को हम आगे जान लेते हैं। साथियों इस प्रकार हमने 5 प्रयागों को जान लिया है जो कि आपके अति महत्वपूर्ण हैं। आपके विष्णु प्रयाग, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपका विष्णु प्रयाग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसी प्रकार साथियों अन्य प्रयागों को हम याद कर लेते हैं। कैसे कैसे याद करना है उसको समझ के चलिएगा, एक एक बिंदु को ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बात करें, एक आता है दुंडी प्रयोग। दुंडी प्रयाग कैसे याद रखोगे, जो कि अलकनंदा तो एक नदी विशेष रहेगी। अब देखिए ढोटकी है आपका, ढोटकी है। अब देखिए आप कैसे याद करोगे, तो ढोलक, यहाँ देखा हुआ ढोल, ढोल बोला गया, ऐसे याद के ढोलिक है ना। तो दंड किसको देंगे हम, ढोल को, जब भी तो आवाज आएगी ना, इस प्रकार याद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका है शिव प्रयाग। अब शिव प्रयाग को क्या कहते रखेंगे, तो शिव का एक नृत्य होता था, किसको कहते थे, तांडव। अब देखो यहाँ बोला गया अलकनंदा नदी, तो आपको याद रखना है, और जिसमें बोला है खांडव, तो डब आ रहा है, डब। अब देखो अगर तांडव की बात करें तो डब की आवाज़ आ रही है ना, इसी प्रकार शिव कहते थे तांडव, तो हो जाएगा खांडव गंगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है कूल प्रयाग। कूल प्रयाग कैसे याद रखोगे, अलकनंदा नदी एक विशेष हो जाएगी, और अगली नदी है हर्षवती। तो हर्ष कब होते हैं, जब आप खुश कूल रहेंगे ना, आप ठंडे रहेंगे, कूल रहेंगे, तो आपको हर्ष भी सहानुभूति होगी। इसी प्रकार एक रहेगा जगदीश प्रयाग। तो जगदीश प्रयाग को आपको याद रख लेना है, पटवती इसका साथ रहेगी अलकनंदा के साथ। इस प्रकार हमने जान लिया कि अलकनंदा नदी में जो आपके 10 प्रयाग हैं वो किस प्रकार के हैं। इसी प्रकार अन्य प्रयागों को देख लेते हैं। जैसे कि आपका सोम प्रयाग है जो कि आपका मंदाकिनी और सोमगंगा के पास में है, तो सोमगंगा और आपके सोम प्रयाग एक से मिल रहा है, आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार सूर्य प्रयाग है जो कि मंदाकिनी नदी है और अल सतम रंगवर्णी के पास में है जो कि मिलन पर है। अगर हम बात करें गणेश प्रयाग की तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। और इसी प्रकार एक अंतिम प्रयाग है जो इंद्र प्रयाग, जो कि हम बात करें गंगा और नया नदी के संगम पर है। इस प्रकार साथियों हमने 14 प्रयाग देख लिए हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। साथियों बढ़ जाते हैं आगे, और देखिए साथियों हम बात कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, आपके पास बड़े प्यारे प्रश्न हैं, एक एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा और मैं इंतजार रहेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। साथियों अभी तक जो हमने पढ़ा है फिर उससे संबंधित प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे अपना पहला प्रश्न है, चमोली जनपद का सृजन या उत्पत्ति कब मानी जाती है।
तो इस सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है 24 जनवरी 1960। याद रखना है, चमोली जनपद में ये स्थापना जो मानी जाती है 24 जनवरी 1960। वैसे तो आपको याद रखना 3 जनपदों की स्थापना 1960 में ही हुई है, ये भी आपको याद रख लेना है। जैसे आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे CUP, सी से क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, सी चमोली, सी से हो जाएगा चमोली, यू से हो जाएगा उत्तरकाशी और पी से हो जाएगा पिथौरागढ़। या किसी को अगर पसंद नहीं है, अगर कब पसंद नहीं है तो CPU भी याद कर सकते हो, CPU, इस प्रकार भी चीज़ें आप याद कर सकते हो। या तो कब याद रख लीजिए या आप CPU याद रख लीजिए, क्योंकि 1960 में ही स्थापना हुई है और इस प्रकार चमोली जनपद की स्थापना हो जाती है 24 जनवरी 1960 को। हमारा अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है 8030 पर किलोमीटर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार चमोली जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? साथियों मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है, आपको याद हो जाना चाहिए कि 39,1605 ये वाली जो डिजिट है आपको याद रखना है। 3,91,605 वाला बिल्कुल आंसर सही हो जाता है, बिल्कुल सही याद रखिएगा। और साथियों आपको ये भी याद रखना है कि पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है। ठीक है साथियों, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चमोली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 49 प्रति वर्ग किमी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चमोली जनपद में लिंगानुपात कितना रहा? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1019, जो कि 1000 आपको बताया था, 1000 जो रहती है पुरुषों की संख्या और 1019 जो है महिलाओं की संख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार चमोली जिले में कितनी साक्षरता दर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 82.65%। हमारा अगला प्रश्न है, चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है गोपेश्वर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चमोली जनपद से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। इसमें से अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी तीनों ही नदियाँ होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, माणा को किसमें मणिभद्रपुरी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पुराणों में। साथियों आपको कमेंट्स करके बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है, और ऋग्वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन है क्या सबसे नवीनतम है, ये बताना है। और उपनिषदों की संख्या भी आपको बतानी है कमेंट्स करके कि कितनी है। साथियों हमारा इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हेमकुंड का उल्लेख सिखों ने किसने अपने ग्रंथ में किया था और कौन सा नाटक है? तो हम बात करें तो वो हो जाता है आपका विचित्र नाटक। विचित्र नाटक में गुरु गोविंद साहिब ने 10वें जो गुरु थे उन्होंने इसमें वर्णन किया था। साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।